ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। इसमें भी 9.5 को 12.5 ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो हर इस तरह सबका क्लास मार्क निकला है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी वो हमें देगा, ये हमने कुछ नहीं कैलकुलेट करना। अच्छा, ये ना बेसिक थी अब तक की चीजें। अब इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ना 3 चीजें होती हैं। मेजर्स ऑफ पोजीशन आएंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आएंगे और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आएंगे। मेजर्स ऑफ पोजीशन जो हमें डाटा की पोजीशन बता देंगे कितने % डाटा कहाँ लाई कर है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मीडियन और मोड आ जाता है, जो हमें बताएंगे कि ना सेंट्रल मोस्ट डाटा कहाँ पे लाई करेंगे, मैक्सिमम डाटा कहाँ पे लाई करते हैं या दरमियान कहाँ लाई करते हैं। बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये काम होता है। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन यानी कितना फैला हुआ है, तो डाटा कितना फैला हुआ है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बताएंगे। और मेन कैलकुलेशन भी इन 3 कामों में आती है। और कह लो कि हमारी जो अक्सर 90% मेरे सवाल थे कि 80% जितने सवाल आते हैं वो इन तीनों में से आते हैं। पोजीशन में से, सेंट्रल टेंडेंसी में से और वेरिएशन में से, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। तो बाकी से बाकी एक दो सवाल यार जो भी ज्वाइन कर रहा है प्लीज अपने माइक ऑफ कर दे। अच्छा, बीच में से कुछ ऐसा तो नहीं था जो क्लियर ना हो? नहीं, सारा बहुत क्लियर था, सही समझ आ गया सारा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मेजर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आते हैं मेजर्स ऑफ पोजीशन। मेजर्स ऑफ पोजीशन 3 होते हैं, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स और क्वार्टाइल्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से सवाल भी आना मोस्टली वो क्वार्टाइल्स ही होते हैं, जो क्वार्टाइल्स आगे तक चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें करना है, हमें परसेंटाइल भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, परसेंटाइल्स क्या होते हैं? पर जैसा परसेंटेज होती है ना, परसेंटाइल ये होता है कि हमने डाटा को ना 100 पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, हम 100 पार्ट्स में उसको इस तरह डिवाइड करेंगे ना, उसको लेट्स से मेरा यहाँ से लेके ना मेरा यहाँ तक डाटा लाई कर रहा है, तो मैंने उसको इतने 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 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल दरमियान पे मेरा P50 लाई कर रहा होगा, यानी कि 50th परसेंटाइल। अब 50th परसेंटाइल का क्या मतलब है कि जो 50% डाटा है ना मेरा, या वो इससे नीचे है या वो इसके ऊपर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 50% ऑफ डाटा लाई कर रहा है और बाकी 50% इससे ऊपर। अब जो जहाँ तक आपको 50% डाटा लाई कर रहा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वही आपका मीडियन होता है, क्योंकि वो आपकी सेंटर मोस्ट चीज है ना, तो वही आपका मीडियन है। अब जैसे इसी की हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटाइल के पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ये परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटाइल का बेसिकली फॉर्मूला याद रख लो, n+1/100। ठीक है, ये एक फॉर्मूला अब आपने याद कर लेना। अब जितनी आपको परसेंटाइल, लेट्स से उसने आपको कहा ना 60th परसेंटाइल फाइंड करो, तो आपने P60 लिखना, तो आपने क्या करना है, इसको सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे फॉर्मूला को, n+1 डिवाइड बाय 100। याद रखना है n+1/100 वाला। नीचे 100 क्यों आएगा? क्योंकि हम उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो P1 इज इक्वल टू n+1/100। जितना आप फाइंड करते जाओगे उतने नंबर से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह P1 का फॉर्मूला क्या है? n+1/100 टर्म। P2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप 99 परसेंटाइल फाइंड करें तो आपने 99 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे हम आते हैं एक एग्जांपल पे। अब एग्जांपल उसने ना मुझे यहाँ से लेके ना यहाँ तक ना 30 वैल्यूज दी है। अब उसका मुझे कहता है कि P20 फाइंड करो। अब सबसे पहले मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि जितना भी डाटा इसमें, तो मैंने ना पूरा का पूरा लिखा ही उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, यानी कि सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है। एग्जाम में जो भी आपको वैल्यू है कि सबसे पहला काम होता है कि आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो उसने ऑर्डर दिया होता है उस ऑर्डर में आप फाइंड करोगे तो आपकी सही वैल्यू नहीं आएगी। पहला उसको हमने अरेंज करना, सबसे कम पहले और सबसे बाद में। अपनी आसानी के लिए फिर मैंने उसको 1 से लेकर 30 तक लेबल किया हुआ, क्योंकि उसने मुझे टोटल वैल्यूज कितनी दी है? 30। अच्छा, n क्या होता है? वैसे n होते हैं हमारी नंबर और टोटल वैल्यूज। तो n हमारा कितना है इस क्वेश्चन में? n हमारा 30 है। तब वो मुझे कहते हैं 28 परसेंटाइल फाइंड करो। तो फॉर्मूला क्या होगा? n+1/100 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि मैं 28 परसेंटाइल फाइंड करती हूँ। क्या होगा? 20, n 30 है +1, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हमने सॉल्व किया। सिंपल 20 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो यहाँ 21
ये सिंपल 5 2 5 10 और 0 0 आपस में कट जाते हैं, तो ये सिंपल 50 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 और 30 + 1 31, यानी कि अब मैंने क्या करना है 31 डिवाइडेड बाय 5 कर। अच्छा मैं मैथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं करी, मुझे थोड़ा खुद सॉल्व करने की आता है। अगर कैलकुलेटर से करना चाहते हो ना तो सिंपल एक दफा कैलकुलेटर पकड़ना है और उसको 20 को एज इट इज लिखो, 30 + 1 31 हो गया, ऐसे लिख के डिवाइडेड बाय 100 कर दो, कैलकुलेटर आपको खुद ही आंसर दे देगा। अब इससे मैंने यहाँ पे किया है 31 डिवाइड बाय 5, जब मैं कैलकुलेटर से करूंगी तो कैलकुलेटर मुझे आंसर देगा 6.2। 6.2 रिमेंबर परसेंटाइल क्वार्टाइल डिसाइल में मेरा आंसर नहीं है, 6.2 टर्म मेरा आंसर है। अब मुझे उसने यहाँ पे 1 to 30 वैल्यू थी, पॉइंट में तो उसने मुझे कोई वैल्यू नहीं दी ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा 6.2 टर्म कौन सी है। तो 6.2 टर्म का कैसे फैसला करेंगे। अब यहाँ से देखो मैंने सबको नंबरिंग की 6 टर्म कौन सी है, 6 टर्म है मेरी 3303, 7th टर्म कौन सी है मेरी 3388, 6 और 7 क्यों जरूरी है। 6.2 बताओ कहाँ लाई कर है, 6.2 6 और 7 के दरमियान लाई कर है, यानी कि इसके दरमियान की कोई वैल्यू है जो कि हमारा 20th परसेंटाइल है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, जो 6 वैल्यू है ना प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 7 वैल्यू, उसका फॉर्मूला ये ऐसा होता है कुछ। मुझे वो कहता है कि मैं 6.2 वैल्यू फाइंड करूं, तो मैं क्या करूंगी 6 वैल्यू जो भी होगी प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन 7th वैल्यू माइनस 6th वैल्यू। अब हम देखते हैं 7th और 6th वैल्यू हमारी है कौन सी। 6th वैल्यू हमारी यहाँ पे 3303, मैंने 6th वैल्यू अपनी लिखी है विच इज 3303 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 7th वैल्यू यहाँ पे क्या है 3388, 3388 माइनस 33, 6th वैल्यू थी 3303। अच्छा ये अच्छा इनका डिफरेंस निकला था, इनका डिफरेंस निकला है यहाँ पे 85, 3388 को 3303 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो 85 निकला। अब 85 को 0.2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया 70। में कैलकुलेटर से यूज नहीं करी, ऑलरेडी जो कैलकुलेटर उसको यूज करी, वरना बहुत टाइम लग जाएगा इसमें कैलकुलेशन। 3303 अगेन हमारी वही 6th वैल्यू, और 0.2 मैंने कैसे निकाली, ये मेरा 17 0.2 था, इनको जब मैंने ऐड किया 3303 पर 17 को 3320, ये मेरा 6.2 टर्म निकल आई, जिसको मैं कहूंगी मेरा 20th परसेंटाइल, ये मेरा आंसर। ठीक है, अब डिसाइल्स और ना क्वार्टाइल्स भी डिवाइड किया, क्वार्टाइल्स का मतलब है हमने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। परसेंटाइल्स में मीडियन कहाँ पे लाई कर रहा होता है, मीडियन लाई कर होता है आपका P50 पे, वो यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया मैंने, इसके जैसे ड्रॉ करके बताया था ना P50। अगर कोई आपको पूछे परसेंटाइल में आपका मीडियन कहाँ लाई कर रहा है, P50 पे लाई कर रहा है, उसका क्या मतलब है कि 50% ऑफ डाटा इज ईदर बिलो इट और इज लाइंग एट इट, यानी कि इससे पहले पहले आपका 50% डाटा हो जाता है, 50% डाटा इज सुपर है। सिमिलरली डिसाइल्स का मतलब है कि मैंने अपने पूरे डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 डिसाइल्स के थ्रू। अब मुझे बताओ इसमें मैंने मीडियन कहाँ लाई कर रहा होगा, D5 पे लाई कर रहा होगा नहीं, यानी कि फिर D5 इज द वैल्यू, इससे पीछे पीछे तक मेरा 50% डाटा है और इससे आगे आगे तक मेरा 50% डाटा है, तो D5 इज द मीडियन। अगर कोई आपको कहता है ना कि डाटा देके कि अच्छा इसमें से ना इसका मीडियन फाइंड करो थ्रू मेजर्स ऑफ पोजीशन, तो आपने यानी कि आपसे चाह रहा है कि आप उसका D5 फाइंड करो, लेकिन वो मेंशन करेगा कि डिसाइल चाह रहा है कि वो ये परसेंटाइल चाह रहा है। अब डिसाइल का और मैं क्यों कह रही हूँ कि सब सिमिलर फॉर्मूला सेम है, कि देखो उसका फॉर्मूला था ना परसेंटाइल का कि n+1/100, क्योंकि हमने उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिसाइल सिंपल है, हमने उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम क्या करेंगे n+1/10, सिंपल एज दैट, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया ना। अब D1 इज इक्वल टू n+1/10। अब डिसाइल आपके जाते हैं D1 से लेके D9 तक। अगर कोई आपको कहता है कि D6 फाइंड करो, तो उसका सिंपल क्या तरीका है, D6 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय n+1/10। कोई D4 कहता है तो D4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय n+1/10। तो ये हमारे ना डिसाइल भी सिंपल इसी तरीके से D2 क्या होगा 2 × n+1/10 टर्म। अगेन ये भी टर्म है, 10th वो वाली टर्म मैं बताएगी, तो इसको सिर्फ फॉर्मूला लगाने से हमारा आंसर नहीं आता। अब सिमिलरली अब हमें ना इसी डाटा को इस्तेमाल करके डिसाइल्स ढूंढने हैं।
30 वैल्यूज अगेन एन मुझे पता है मेरा 30 है। अब इसमें सवाल उसने मुझसे क्या किया, उसने कहा मुझे कहा कि D9 फाइंड करो, तो मैं D9 फाइंड करती हूँ। कैसे करूंगी? D9 कैसे फाइंड होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय n प्लस ओवर 10। n क्या था? 30 प्लस 1 ओवर 10। तो वो हमने ऐसे फाइंड आउट किया 9 30 प्लस 1 ओवर 10, 9 30 प्लस 1 में 31 हो गया ओवर 10, और उसको जो भी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके जो आंसर आया था ना, वो हमारा आंसर आया है 27.9। 27.9 थम। अब अगेन हमें यही मसला है कि 27.9 थम एग्जैक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो पहले हमने किया था। मैं 27 टर्म लूंगी प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन 27 एंड 28 टर्म, क्योंकि 27.9 इज लाइंग बिटवीन 27 एंड 28 ना, 28 माइनस 27 टर्म। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि देखते हैं जाके कि हमारी 27 टर्म कौन सी है। 27 टर्म यहाँ पे है ये 4200, ये मेरी 27 टर्म। मैंने इसका एज इट इज नोट किया 4200 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय, अब 28 और 27 का डिफरेंस निकाल। 28 टर्म है 4206, मेरा आंसर आ जाएगा 4205.4। ये मेरा D9 है, नाइन्थ डिसाइड। ठीक है, ये D9 है। इसी तरह आप ना सेम फॉर्मूला, इसमें आपको कोई D1 से लेकर D9 तक कोई भी डिसाइड लेगा, उसका सेम फॉर्मूला है। क्या है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 10। नंबर दिया उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, और आगे जो अगर पॉइंट्स में आंसर आता है, अगर किसी भी लेट से D1 से लेकर D9 तक किसी का भी लेट से कोई रैंडम टर्म आती है 26 टर्म, तो फिर तो मुझे कुछ सॉल्व भी नहीं करना, मैं सीधा सीधा लिखूंगी 26 टर्म देखूंगी 409, तो मैं लिख दूंगी ये 409.9। क्वार्टाइल्स भी सिमिलर फॉर्मूला पे रन करते हैं, बस इसमें क्या है, हमने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मुझे पता है क्वार्टाइल्स का जो मीडियन होगा वो कहाँ लाई करता होगा, Q2 पे लाई करता होगा, Q2 से नीचे 50%, Q2 से अबव। लेकिन क्वार्टाइल्स में क्योंकि हम लोगों ने इतने कम पार्ट्स में डिवाइड किए, मेरे लिए कहना 60 डाटा Q2 पे आ जाता है और 75% मेरा Q3 पे आता है। अब क्वार्टाइल को सॉल्व करने का भी सेम फॉर्मूला है, वही n प्लस 1 हमारा वही डिवाइड किया तो नीचे 4। ठीक है, और अगर कोई मुझसे Q1 पूछता है तो ये एज इट इज आ जाएगा। Q2 पूछेगा तो मैं कहूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। अच्छा, आप कई जगह ना इसको आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा n प्लस 1 ओवर 2, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2 1 2 2 2 4, तो n प्लस 1 ओवर 2 हो जाता है। इस तरह Q3 क्या होता है? 3 इंटू n प्लस 1 ओवर 4। अब ये सिंपल है कि ये तीन ही क्वार्टाइल्स हैं, तो कोई आपको तीनों कैलकुलेट करने को भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। जैसे Q1 इससे कैलकुलेट करते हैं तो 30 प्लस 1 ओवर 4, 31 डिवाइडेड बाय 4, 31 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 7.75 वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 7 वैल्यू लेंगे। 7th वैल्यू है 3388, 3388, और मैं ना 8th वैल्यू भी देख लेती हूँ ताकि आसान, 3399। 7th वैल्यू मैंने यहाँ डाली 3388 प्लस 8.525, एक्चुअली ऐसे ही कैलकुलेट हुआ था कि मैंने पॉइंट प्लस 7.7 फिफ्थ वैल्यू है ना, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8th वैल्यू हमारी थी 3399, 7th वैल्यू थी 3388। इनका जो डिफरेंस पूरा निकाल, जो इनका डिफरेंस है उसको जो मल्टीप्लाई किया 0.075 से, तो आंसर आया 8.25। उसको ऐड कर दिया 3388 में, तो मेरा Q1 का आंसर आ गया। सिमिलरली Q2 का वही 30 प्लस 1 बाय 2 वैल्यू, मैंने कहा n प्लस 1 बाय, आप उसको n प्लस 1 बाय 2 लिखो या 2 इंटू n प्लस 1 बाय 4, योर चॉइस। 15.6 वैल्यू आई, उसको भी हमने सिमिलर तरीके से सॉल्व कर लिया। फिर Q3 आया, उसको भी सिमिलर तरीके से सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब तक तो था अनग्रुप डाटा, तो कोई मसला नहीं था, हर चीज सिंपल होती है। अब आता है ग्रुप डाटा, जो कि वो सबसे मुश्किल काम लगता है। अच्छा, ग्रुप डाटा में ना कभी भी आपको परसेंटाइल और डिसाइल कैलकुलेट करने को नहीं कहेंगे, क्वार्टाइल कैलकुलेट करने को कहेंगे।
तो क्वार्टाइल का ना ये फॉर्मूला होता है, ये वाला L प्लस एच ओवर एफ n बाय 4 माइनस सी। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले क्वार्टाइल्स में कहेंगे होती है कि सबसे पहले तो हमें ये ढूंढनी होती है कि अपनी क्लास, यानी कि आप मुझे इतने ज्यादा क्लासेस दिए, मुझे को पता है कि मैंने कौन सी क्लास में मेरा क्वार्टाइल लाइक कर रहा है। सबसे पहले मुझे अपनी ना क्लास ढूंढनी होती है कि मेरी Q1 क्लास कौन सी, Q2 क्लास कौन सी है, Q3 क्लास कौन सी है। जब मुझे अपनी क्लास मिल जाती है तो फिर जाके मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, ठीक है। लेकिन ये जो है ना Q इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ n बाय 4 माइनस सी, इसको तो पता ही रट लेना, ये आगे भी बहुत जगह फॉर्मूला आता है। एक इसको बड़ा बड़ा करके उन्हें लिख के रख लो कि रिवीजन के टाइम में याद रहना चाहिए बस, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि हर एक का फॉर्मूला होता है कि हम जैसे Q1 फाइंड कर रही हूँ तो ये ओके, मैं Q1 फाइंड आउट करी तो मैंने एज इट इज नोट कर ली। तो मैं Q2 फाइंड आउट करूंगी तो L प्लस एच ओवर एफ, और मैं क्या करूंगी, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर। मुकद्दसा, जो हम पहले डिसाइल के बाद क्वार्टाइल फाइंड कर रहे थे, उसमें और इसमें अब क्या फर्क है? उसमें ये फर्क है कि डिसाइल में हमने डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्वार्टाइल में हमने डाटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और वो सब जो थे ना पहले वो अनग्रुप डाटा पे थे कि मुझे इस तरह वैल्यू मिलेगी, मेरी बिल्कुल ना रैंडम नंबर मिलेंगे। अब जो है ना हम ग्रुप डाटा के लिए कर ले, और ग्रुप डाटा के लिए याद रखो हमें सिर्फ क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने होते हैं, हम डिसाइल और परसेंटाइल का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, वो हमने नहीं कैलकुलेट करना। ओके ओके, डन, समझ आएगी। ठीक है, तो ये L प्लस एच ओवर एफ n बाय 2 माइनस सी। अच्छा, वो Q1 Q2 Q3 के बैठ के लेते हैं फॉर्मूला याद करो, सिंपल तरीका मुझे तो ये लगता है, सही लगता है। इस फॉर्मूला को याद करो, Q1 कहेगा तो यहाँ 1 ही आएगा, कोई जरूरत नहीं, 2 कहेगा तो यहाँ से 2 करके ऐसे फॉर्मूला निकालो। जब वो Q3 हमें कहेगा तो मैं क्या करूंगी, इसी L प्लस एच ओवर एफ 3 n बाय 4 माइनस सी। अब फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ऐसे मुझे बड़े बड़े 3 फॉर्मूलाज लगते हैं, इस तरह याद करने से आपको लगता है कि आपने एक फॉर्मूला याद करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो तो आपको बताएगा कि Q1 है, Q2 Q3 है। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं इसमें नहीं बात बताऊँ कि L क्या होता है, H क्या होता है, F क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये ढूंढना है कि Q1 क्लास कौन सी होगी, अपनी क्लास ढूंढनी कि मेरा Q1 किस क्लास में लाई कर रहा है। उसका फॉर्मूला अगेन आसान सा ही है कि Q1 क्लास मेरी कौन सी क्लास है। Q1 क्लास मेरी वो क्लास है जिसमें n बाय 4 आइटम लाई कर रही होगी। n बाय 4 क्या है, सबसे n होता है मेरा नंबर 4 आइटम, यानी कि 404 यानी कि मेरी 12th आइटम जहाँ लाई करी होगी वो मेरी Q1 क्लास है। इसी तरह Q2 क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय n बाय 4। n क्या है हमारा, n हमारा है 48, तो ये 2 अच्छा 4 12 ठीक है, 2 24 आइटम, जहाँ मेरी 24 आइटम लाई करी होगी। मैं बताती हूँ 24 आइटम का क्या मतलब है, बस अभी ना ये वाला फॉर्मूला याद है। Q3 कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय n बाय 4, n हमारा क्या है 48, 4 को डिवाइड किया 48 से 12 है, 12 3 36, तो 36 आइटम मेरी जहाँ लाई करी होगी वो मेरी कौन सी Q3 क्लास है। आइटम का मतलब क्या है, अब ये जो मुझे टेबल दिया हुआ है ना, उसमें टेबल में मुझे ना सिर्फ 2 चीजें दी थी, बाकी सब कुछ हमने खुद फाइंड किया। उसने मुझे दिया वेट कि ना ये एक क्लास है जहाँ पे ना वेट के हिसाब से लोगों के इतनी फ्रीक्वेंसी के 5.51 से लेके 6.0 तक इतने बच्चे हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी है, ये वेट है। और एक नोट करूँ यहाँ पे ना, लास्ट वाले की जो अपर क्लास लिमिट है और इसकी लोअर क्लास लिमिट में फर्क है ना, दैट मीन्स कि उसने हमें क्लास बाउंड्री दी थी। अभी हम सॉरी क्लास इंटरवल दिया उसने, क्लास बाउंड्री भी हमने खुद कैलकुलेट करनी है। और उसने मुझे फ्रीक्वेंसी दी थी कि इसमें 1 6 11 इतनी, तो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबकी कैसे ढूंढी, 1 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 ही है। अगली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पिछली दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 11 18, इससे अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पुरानी वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 6 42, तो ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। और लास्ट वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्लास बाउंड्री मैंने कैसे कैसे फाउंड आउट की थी, मुझे वही फॉर्मूला का याद रखना है कि हम लोग ना इसको 6.01 को जैसे माइनस करते थे ऊपर वाले की लोअर क्लास बाउंड्री की, 6.01 माइनस 6.0 आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका 0.01, जो इसको माइनस करोगे। अब उसको मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो आंसर आएगा
0.005। अब उस 0.005 को मैंने क्या करना था, हर क्लास की लोअर क्लास लिमिट में आपने उसको माइनस करना होता है और अपर क्लास लिमिट में आपने उसको ऐड करना होता है। 5.5 मैंने 0.005 मैंने माइनस किया तो 5.505, इसमें ऐड किया तो 6.005। अगेन इसमें से भी आपने माइनस करना है, इसमें आपने ऐड करना है, इसमें ऐड। अब देखो ये इसकी ऊपर वाले की जो अपर क्लास लिमिट और नीचे वाले की लोअर क्लास लिमिट बराबर होगी ना, दैट मींस हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर ली। क्लास बिट हमने कैसे फाइंड आउट करनी होती है, क्लास बिट हमें ऐसे फाइंड आउट करनी होती है कि किसी भी दो क्लासेस के अगर आप लोअर क्लास लिमिट, दो एडजस्टेंट क्लासेस के लोअर क्लास लिमिट को जब आप माइनस लो उनका डिफरेंस लो डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये आपकी क्लास बिट आ जाती है 6.01 माइनस 5.51। आंसर आएगा आई थिंक 0.5 ही आता है। हाँ तो ये मेरी क्लास बिट है। हाँ क्लास बिट में आपको से डिवाइड बाय 2 करना है। इसमें सिर्फ आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना होता तो आपको क्लास बिट मिल जाती है। हर किसी की क्लास बिट हमेशा सेम ही होती है। अच्छा, ये सब कुछ हमने पूरा टेबल एक्सप्लेन कर लिया, अपना टेबल बना लिया। अब हमने जो क्लासेस का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था ना, Q1 क्लास में 12th आइटम है। अब मैंने जाना है Q2 क्लास में 24th आइटम है और Q3 क्लास में 36 आइटम है। अब मैंने जाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में, मैंने देखना है कि 12th में कहाँ लाई करेगी। 7 में तो 12 नहीं आता ना, 18 के अंदर में ये लाई करी होगी क्योंकि लाइक 18 से 12 छोटा है और इस वाली क्लास में मेरी ना कह लो 8 से लेके 18 तक जितनी वैल्यूज है ना वो मेरी इधर लाई करी है, तो 12 भी इसी के अंदर आता है। तो ये पूरी की पूरी क्लास मेरी Q1 क्लास। ठीक है, अब मेरी Q2 क्लास का मैंने क्या कहा था कि वो 24th आइटम वाली जो जिस भी क्लास में 24th आइटम है ना वो हमारी Q2 क्लास। आई एम सॉरी यार, आज ना इंटरप्शन बहुत है। ओके 24। अब मुझे बताओ कि 18 से 24 बड़ा है, यानी कि इसमें तो लाई नहीं कर रही हो सकती, और उससे अगले वाला 28 है, यानी कि इसके अंदर ही मेरा 24th आइटम लाई कर रहा है और यही मेरी Q2 क्लास है। Q3 क्लास में मैंने बात की थी कि 36 आइटम जिस क्लास में होगा वो हमारी Q3 क्लास है। और देखो ये एग्जैक्ट 36 तो हमें पता है कि 36 तो इसी के अंदर लाई कर रहा होगा, ये हमारी Q3 क्लास है। अच्छा, दे लुक वेरी लाइक क्लोज टू ईच अदर, बस है इसी की Q1 क्लास, Q2 क्लास, Q3 क्लास। अब ये जो हमने फॉर्मूलाज लगाए थे ना अपने Q1 Q2 Q3 वाले, वो हमने अब अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव क्लास जब मैं Q1 कैलकुलेट कर रही हूँ ना। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि L H F ये सब होता क्या है। L हम कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास। जैसे ये मेरी Q1 क्लास है ना, तो जब मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रही होंगी तो मैं L का मतलब होगा ये, इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री L है। H का मतलब होता है क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ हम पता सबकी सेम होती है, लेकिन हम कहते हैं रिस्पेक्टिव क्लास क्लास विड्थ क्या है मेरी 0.5। F का मतलब होता है उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो Q1 की F क्या होगी मेरी 11, ये मेरी F है। अच्छा, साथ आया था n/4 माइनस सी। n तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि टोटल n तो 48 आया था। 4 फार्मूला में दिया हुआ माइनस सी। सी क्या है, सी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पिछली क्लास की। बाकी सब कुछ अब तक जो फार्मूला हम यूज कर रहे होते हैं ना उसी क्लास का यूज करते हैं, बस सी जो होता है उससे पिछली क्लास, इससे पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 7। तो हम जब Q1 कैलकुलेट करेंगे हमने क्या फॉर्मूला पाया था, L प्लस H ओवर F n माइनस n/4 माइनस C। L क्या था हमारा इस क्लास का 6.505 प्लस H क्या था हमारा क्लास विड्थ क्या थी हमारी 0.5, तो ये 0.5। H बाय F है तो F क्या था हमारा, F था उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी। Q1 की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 11, यहाँ मैंने 11 डाल दिया ब्रैकेट में n/4 माइनस सी। n क्या है 48, 4 ऑलरेडी फॉर्मूला माइनस सी। सी मैंने क्या कहा था पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7। अब 48/4 आता है 12, 12 माइनस 7 होता है 5। तो इस तरह ये पूरा फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करना है। अब डू यू वांट मी टू डू द कैलकुलेशन और नॉट, कैसे फॉर्मूला समझना है। बस ठीक है, मुझे अच्छा से फॉर्मूला समझा दो बस।